लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें ताओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओ कह रही होती है कि मीट ऑटम फेस्टिवल की शुभकामनाएं हैं तुम्हें। वो कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, 10 दिन बाद तुम्हारे डिवोर्स साइन करने की बारी है कि तुम साइन कर देना। ताओ बताती है कि हमारी मैरिज को 3 साल हो चुके हैं और अब डिवोर्स भी। आखिरकार इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि ये लोग डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, ये तो हमें आगे स्टोरी देख कर ही पता चलेगा। इतने में ही फू को किसी की कॉल आती है, वो कॉल अटेंड करता है। वो कॉल वाली पर्सन कह रही होती है कि तुम अभी कहाँ हो। वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ बस। ताओ कहती है कि क्या हमारे डिवोर्स की वजह ये है। वो कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर 3 सालों के बाद छुट्टियों में आया है। वो कहता है कि एयरपोर्ट के पास वाला घर तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। ताओ कहती है कि तुमने वो घर 3 साल पहले खरीदा था, तो इसका मतलब ये है कि तुम 3 साल पहले से ही डिवोर्स की प्लानिंग कर रहे थे। वो कहता है कि हाँ, जब तुमने मुझे मैरिज करने के लिए फोर्स किया, इसलिए तुम इतनी दूर तो मत ही जाओ। वो तो एक्सप्लेन कर रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर बिलीव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ताओ कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि वो मुझसे लव नहीं करता। मैंने होप नहीं किया था कि हमारी मैरिज की स्टार्टिंग एंड में इतनी जल्दी बदल जाएगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने वर्क प्लेस में होती है और वहाँ से वो जा रही होती है, लेकिन इतने में ही सामने से वो आ रहा होता है। वो उसे इग्नोर करती है। वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें इतनी जल्दी खुद को मुझसे दूर करना है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी जल्दी दूर होना चाहती हो। ताओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वजह से परेशान होते हो, चिंता मत करो, कुछ ही दिन बचे हैं, बस मैं फिर अपनी शिफ्ट बदलने के लिए कहूँगी। इतने में ही फू को किसी की कॉल आती है, जहाँ पर वो पर्सन बता रहा होता है कि प्लान पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए तुम जल्दी जाओ। वो ताओ से कहता है कि प्लेन में सभी पैसेंजर्स को तुम बाहर निकालने में मदद करो। नेक्स्ट सीन में चेंग जी वो के पास आता है और कहता है कि उस प्लेन से सभी पैसेंजर्स को निकाल लिया गया, लेकिन वहाँ पर ताओ फंस गई है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। बाद में ताओ फू से कह रही होती है कि तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी सिर्फ ड्यूटी की वजह से। वो मन में सोचती है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था कि वो मुझसे प्यार करता है। बाद में ताओ को कॉल आती है पुलिस स्टेशन से कि तुम्हारी मॉम पुलिस स्टेशन में है। फिर वो वहाँ पर जाती है। वहाँ पर तो जीजी भी थी। जीजी कहती है कि इन्होंने मेरा फ़ोन चुरा लिया और तो और वापस भी नहीं दे रही है। ताओ फिर अपनी मॉम से पोलाइटली बात करके उनसे फ़ोन ले लेती है और जीजी को वापस कर दी होती है। एक्चुअल में ताओ की मॉम एक इलनेस के चलते हुए पागल हो गई हैं। इतने में ही वहाँ पास वो आ जाता है। जीजी उसे बताती है कि इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था। ताओ कहती है कि माफ़ करना। जीजी कहती है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम के लिए टाइम नहीं है तो क्या तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं है। ताओ वो और जीजी की तरफ देखकर कहती है कि मेरे हस्बैंड पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, और मॉम को वहाँ से घर ले जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में बाद में ताओ कह रही होती है कि जो वो एयरपोर्ट के पास घर है मैं वहाँ कल रह सकती हूँ। वो कहता है कि तुमने डिवोर्स लेने के लिए कल सोच लिया है। ताओ कहती है कि नहीं, मुझे डर है कि मेरी मॉम फिर से अकेले बाहर जाएंगी, उनकी देखभाल मैं खुद करना चाहती हूँ। वो कहता है कि खैर छोड़ो, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड जीता जागता कब टपक गया। ताओ कहती है कि क्या मेरा हस्बैंड अभी भी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे अपॉलॉजी करना चाहिए। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है कि तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए कितनी ज़्यादा प्लानिंग की थी। मैं काफ़ी ज़्यादा टल्ली था और तुम मेरे बगल से लेटी थी। ताओ कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की पर विश्वास करूँगा। ताओ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया।
तुम्हारी शादी के बारे में क्या? हाँ, अगर तुम मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो तुम उसे एक वन नाइट स्टैंड समझ सकते हो। वो कहते हैं कि तुमने क्या कहा? वो कहती है कि मैं इसे फिर से कहूँगी कि मैं इसे वन नाइट स्टैंड पर विचार करूँगी। कम से कम 3 साल बर्बाद हो गए मेरे। वो तो उसके फोर्सफुली क्लोज आने लग गया था और कहता है कि वैसे भी तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। वो तो कह रही होती है कि हमारे डिवोर्स को ओनली 6 डेज बचे हैं। वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत दूर जा रही हो? इसी के लिए तो तुमने प्लानिंग की थी ना। और उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तातो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी मैरिज की एंडिंग इस तरह होगी। फिर तातो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं रेडी हो गई हूँ तुरंत डिवोर्स के लिए। फिर उसे दूसरी कॉल आती है जहाँ पर एक नर्स बता रही होती है कि तुम्हारी मॉम फिर से पागल हो गई, तुम जल्दी आओ। वो कहती है कि मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर तातो ने अपनी मॉम को घर ले आया था और कहती है कि मॉम मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। उसकी मॉम को पता नहीं क्या हो जाता है, उसकी मॉम तातो के कुछ उठा के सिर पे पटक देती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर तातो को बता रहे होते हैं कि तुम्हें भी अपनी मॉम की जैसे आगे चल के इलनेस हो जाएगी क्योंकि ये इलनेस वंशानुगत है। तातो कहती है कि क्या मैं अभी ठीक हो सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, आपका जो अल्जाइमर है वो वंशानुगत है। यहाँ पर तो तातो बिल्कुल टूट ही गई थी। वो कहता है कि तुम्हारे चोट लग गई है तो तुम घर पर रेस्ट कर लो। वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और ये हमारी आखिरी सहयोग है। कल हम काम के बाद डिवोर्स ले लेंगे। वो कहता है कि मुझे अभी थोड़ा सा काम है इसलिए मैं भी डिवोर्स को पोस्टपोन करना चाहता हूँ। तातो सोचती है कि बहुत देर हो रही है, मैं ऐसे ज़्यादा देर नहीं होने दे सकती। इतने में ही वहाँ पर चैंग जी आ जाता है। तातो कहते हैं कि ये स्टार्टिंग से ही गलत मैरिज थी, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बीमारी की वजह से ना उसके हाथ अभी से ही कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। चैंग जी कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में वो किसी को कॉल करती और कहती है कि मैं अपनी मॉम को तुम्हें सौंपती हूँ। इतने में ही वहाँ पास आ जाती है जीजी और कहती है कि तुम वो की सीक्रेट वाइफ हो ना। बहुत आश्चर्य वाली बात है कि तुम्हें वो पसंद नहीं करता, वैसे भी तुम्हारी मॉम एक पागल है। और कहती है कि वो सिर्फ मुझे पसंद करता है और कहती है कि तुम फू से दूर रहो और उससे डिवोर्स ले लो। तातो कहती है कि तुम्हारी बकवास खत्म हुई, अब तुम जा सकती हो। वो कहती है तुरंत फू से डिवोर्स ले लेना। बाद में तातो सारी पिक्स वगैरह को जो है जला रही होती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तातो कहती है कि मुझे एयरपोर्ट के पास घर नहीं चाहिए। बाद में फू के पास वही वाली वीडियो थी जहाँ पर जीजी आई थी। वो देखकर जीजी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए कहा था ताकि मैं जल्दी डिवोर्स ले सकूं, लेकिन तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। बाद में तातो उससे 2 मिलियन की डिमांड करती है डिवोर्स लेने के लिए और कहती है कि पैसा कहाँ है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तातो कहती है कुछ भी नहीं, तुम हमेशा मेरे से आगे जाते हो ना, इस पर मैं जाऊंगी पहले। फिर वो दोनों चले जाते हैं। बाद में वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, चैंग जी से कहती है कि तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो, मैं तुम्हें अपनी मॉम को सौंप रही हूँ और मैंने तुम्हें पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यहाँ पर तातो फ़ोन कट करने के बाद कह रही होती है गुड बाय। और यहाँ पर चैंग जी बाद में वो के पास जाता है और कहता है, उसे सारी सच्चाई बता देता है कि तुम दोनों के बीच एक्चुअली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक्चुअल में तुम दोनों ड्रंक थे 3 साल पहले, तो उस टाइम पे मैंने तुम दोनों को एक ही कमरे पर भेज दिया था और केवल वहाँ पर एक ही रूम था। जब तुमने वापस आने का सोचा तब तक मैं भी ड्रंक काफ़ी ही ज़्यादा हो गया था। वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? इतने में ही वो को कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। उसमें काफ़ी सारे लोग थे, उनकी मैं लिस्ट दे रहा हूँ। जब चैंग जी चेक करता है कहता है कि इसमें तातो भी थी। वो कहता है कि ये सिर्फ नाम का मिस्टेक होगा, बहुत सारे लोग एक ही नाम के होते हैं। वो कहता है कि नहीं, वो भी फ्लाइट अटेंड करी थी क्योंकि एयरपोर्ट पर चढ़ने से पहले उसने मुझे मैसेज किया था। फिर बाद में वो घर आता है, वो उसे मिस कर रहा होता है। कहता है कि उसने मुझे उसे याद करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ गई,
सिर्फ इस रिंग के नेक्स्ट सीन में हमें ताओ को दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर भी थी और उसके साथ चेंगजी भी था। और अब ना पूरे 2 साल हो चुके थे। चेंगजी कहता है कि तुम रेस्ट करने के लिए जाओ। वो कहती है थैंक यू। वो कहता है कि मैं इन 2 शब्दों को सुन सुन कर थक चुका हूँ। दूसरी तरफ वो कह रहा होता है कि तुम कितने पत्थर दिल की हो ताओ, तुमने मेरे लिए इस रिंग के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर ना उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम कह रही होती है कि पूरे 2 साल बीत चुके हैं, तुम्हें अब ताओ को भूल जाना चाहिए। वो कहता है कि मॉम आपको फादर को देखना चाहिए और फ़ोन कट कर दिया होता है। फिर ना उसे किसी की कॉल आती है वापस से। वो कॉल वाला पर्सन बता रहा होता है कि मैंने अभी व्हील चेयर पे सिस्टर को देखा है। दूसरी तरफ ताओ चेंगजी से बात करते हुए जा रही होती है, तभी चेंगजी को एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है। वो तो बोल रहा होता है कि मैं भी नहीं आ पाऊँगा। ताओ कहती है कि तुम जाओ, मेरे लिए तुम किसी को नर्स को बुला दो। वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। वो कहती है ठीक है तुम जाओ। वो चला जाता है और यहाँ पास वो जाने लगी थी, इतने में ही पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो कोई और नहीं बल्कि फू था। ताओ कहती है कि तुमने मुझे गलत समझा। वो ना उसके हाथ में रिंग देखती है। वो सोचती है कि लगता है इसने मैरिज कर ली। वो कहता है कि तुम डिवोर्स के बाद गुड बाय किए बिना क्यों चली गई। वो कहता है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ। ताओ कहती है कि मैं उस दिन एयरप्लेन पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया था, मेरे दोनों पैर डिसेबल हो चुके हैं। वो कहता है कि इतना कुछ हो गया लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। वो कहती है कि हम डिवोर्सड हैं, फिर मुझे तुम्हें क्यों परेशान करना चाहिए, और वैसे भी मेरे जीने और इस दुनिया से जाने से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। और कहते हैं कि बहुत बातें कर ली, अब तुम जा सकते हो। फिर वो चला जाता है। वो जब जा ही रहा होता है तभी उसे रास्ते में चेंगजी मिल जाता है। वो चेंगजी का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम उसके बारे में सब जानते थे ना, तुम दोनों ने प्लानिंग की थी उसके साथ भागने की। चेंगजी कहता है कि बस करो, वो जब उठी तो उसने पहले मुझे कॉल की, तुमने उसकी कदर नहीं की, तुम इतने चिंतित हो क्यों हो, तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ ताओ के पास उसकी मॉम होती है और उसका गलत दबाने लग गई थी उसकी मॉम। इतने में ही वापस वो आता है और उसे बचाता है। खैर वो तो यहाँ पर बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है वो कहता है कि तुम ठीक हो, ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी मॉम को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इतने में ही बाहर से आवाज आती है कि एक बंदा कोई कूद रहा है, कहीं ये मेरी मॉम ना हो, मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि रुको मैं देख कर आता हूँ। बाद में जब वो वापस आता है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जियांग कहती है कि क्या मेरी मॉम ठीक है। वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है। ताओ कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। बाद में चेंगजी बताता है कि ये तुम्हारी मॉम को बचा रहा था, इस वजह से उसका हाथ खिंच गया है, उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। अब वो को भी होश आ गया होता है। इतने में ही चेंगजी ताओ से बताता है कि तुम्हारी मॉम बायोलॉजिकल तुम्हारी मदर नहीं है, बल्कि वो आपके फादर की मिस्ट्रेस है। ताओ कहती है इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ी थी, इसीलिए वो मुझे टपकाना चाहती थी, मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करती हैं, वो मेरी वजह से रोती हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है और रोने लग गई थी। मैं उन्हें अपनी फैमिली मानती थी, लेकिन पता चला कि मैं एक ऑर्फन हूँ। वो कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। चेंगजी कहते हैं कि तुम ताओ का अच्छा ख्याल रखना। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराता ताओ से कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फू को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती है कि तुमने छुट्टी ली है ना, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे, मैं आऊँ। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ मॉम, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा, ताओ मेरा ख्याल रख रही है। मॉम कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। एक्चुअल में सबको तो यही पता था ना कि ताओ इस दुनिया से जा चुकी है, इसलिए उसकी मॉम इस तरह पूछ रही होती है। वो कहती है हेलो मॉम। मॉम कहती है ये तुम ही हो ना, तुम देखने के लिए वापस क्यों नहीं आती जब तुम ठीक हो तो। ताओ कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती। मॉम कहती है कि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, ये और भी अच्छा होगा कि तुम फू के साथ दोबारा मैरिज कर लो। वो कहता है कि ठीक है मॉम, जब हम लोग एक बार छुट्टी पर जाएंगे तो फिर मैं दोबारा से काम करेंगे। फ़ोन कट कर दिया था। ताओ कहती है कि तुमने मेरे लौटने की बात क्यों कही। वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और ताओ मन में सोच रही होती है कि ये मैरिज वाली गलती मैं दोबारा नहीं कर सकती। ताओ उसे रिंग दे रही होती है, कहती है कि ये रिंग तुम बेहोश हो गए थे तो गलती से मेरे पास आ गई, तुम ये रिंग अपने पास रखो, वैसे भी ये तुम्हारी और जीजी की मैरिज की रिंग होगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तो बताना ही भूल गया था,
तातो कहते हैं कि मैं इसके बारे में और नहीं सुनना चाहती। वो कहता है कि मेरा जीजी से कोई भी लेना देना नहीं है, ये वही रिंग है जो तुमने पहले पहनी थी। तातो कहते हैं कि ये रिंग मैंने तुम्हें दी थी। और तातो को यहाँ पर प्रपोज करने लग गया था कि क्या तुम वाकई में मुझसे दोबारा मैरिज करना चाहती हो, मुझसे दोबारा मैरिज कर लो। वो कहती है कि मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती, मैं हाँ करने वाली कौन होती हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मुझे हाँ, लेकिन मुझे मीठी मीठी बातें करना नहीं आता। और उससे और भी बातें करता है। फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम अपनी आगे की लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगी। वो कहती है कि मैं अब कैपेबल नहीं हूँ, मैं खड़ी तक नहीं हो सकती। वो कहता है कि तो क्या हुआ, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तातो कहती है कि मैं अगर तुम्हें भूल जाऊं तो मैं तुम्हें जब तक याद रखती रहूंगी। यहाँ पर वो उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। ये स्टोरी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।